हेलो एवरीवन। मैं प्रोफेसर प्रवीण कुमार। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक कैपिटल मार्केट है, जिसमें हम कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट कैसे काम करता है, कैपिटल मार्केट के क्या फंक्शन है, क्या उसके टाइप्स हैं, कैसे वो काम करता है, ये सब करेंगे। हाँ, ये सब करने से पहले मैं धन्यवाद करता हूँ रश्मि मैडम का, जिन्होंने आपसे रूबरू कराने का मौका दिया। तो आइए हम पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट क्या है। दोस्तों, कैपिटल मार्केट पढ़ने से पहले आपको एक बार फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ना होगा। फाइनेंशियल मार्केट मीन्स एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, काफ़ी सारे लोग मिलकर लेन देन करते हैं। किसी को पैसे की ज़रूरत होती है और कई ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है और वो निवेश करना चाहते हैं। तो मीन्स एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर फाइनेंशियल का डील होता है, पार्टनरशिप होती है, तो वह हमारा फाइनेंशियल मार्केट हो गया। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट हैं और दोनों ही पैसों का लेन देन करते हैं। कुछ इन्वेस्टर चाहते हैं कि हमारे पास बहुत जो है पैसा है वो लंबे समय के लिए ना फंसे और हमें जो प्रॉफिट हो वो थोड़े समय में ही मिल जाए। लेकिन कुछ इन्वेस्टर चाहते हैं कि नहीं, हमें तो लंबे समय के लिए पैसा जो है इन्वेस्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहते हैं तो मनी मार्केट, मतलब 1 साल के लिए आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो मनी मार्केट में आ जाएगा और मनी मार्केट को शॉर्ट मार्केट भी कहते हैं। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 364 डेज़ के लिए पैसा उधार लेना पड़ेगा और नेक्स्ट 365 डेज़ जब आएगा तो आपको वो राशि विद ब्याज लौटानी होगी। तो अब आप क्वेश्चन ये आएगा कि सर 1 साल में जो है 365 दिन होते हैं और 1 साल के लिए पैसा उधार लेते हैं, तो ऐसा क्यों 364? तो देखिए 364 इसलिए क्योंकि जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया जाता है वो तो 364 का ही के लिए ही लिया जाता है, क्योंकि अगर 365 दिन के लिए लोगे तो आप जब नेक्स्ट डे उसकी पेमेंट करोगे तो वो 366 डेज़ चला जाएगा। मीन्स 1 साल के बाद यानी अगला नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर में वो क्या हो जाएगा, 366 डे हो जाएगा। तो 366 डे का मतलब है नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब 1 साल से अधिक के लिए मतलब वो फिर कैपिटल मार्केट में चला जाएगा। इसीलिए हम 364 डेज़ के लिए इसको क्या करते हैं, इशू करते हैं, यानी पैसे का लेन देन का पैसा उधार जो दिया है उसको हम पेमेंट करते हैं 365 डेज़ के अंदर। हाँ, अगर वो 366 डेज़ में करता है तो फिर वो कैपिटल मार्केट का पार्ट हो जाएगा। तो मनी मार्केट में जो पैसों का लेन देन किया जाता है वो जो मैक्सिमम है वो 1 ईयर और मिनिमम 1 डेज़ के लिए, ठीक है। और मनी मार्केट को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, मनी मार्केट को कंट्रोल करता है RBI, ठीक है। अगर मुझे पैसा 1 साल से अधिक के लिए लगाना है, 4 साल के लिए 5 साल के लिए, तो फिर वो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल मार्केट में आ जाएगा, जिसे हम लॉन्ग टर्म मार्केट भी कहते हैं। यानी 1 साल से अधिक के लिए पैसों का लेन देन क्या कहलाता है, कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट को कौन करता है कंट्रोल, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की कि शेयर मार्केट भी कैपिटल मार्केट में आता है। कैसे आता है भाई, देखिए मान लो आपने आज किसी कंपनी से 10 रुपये का शेयर ख़रीदा, ठीक है। मीन्स डीलिंग आपकी और कंपनी की हुई। अगले दिन किसी और को आप जो है वो शेयर बेच देते हो, राइट। तो क्या हुआ, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल मार्केट में तो पैसा 1 साल से अधिक के लिए लिया जाता है, पर ये तो सर अगले दिन ही बेच रहा है, तो ऐसा क्यों? देखिए, अगर आपने किसी कंपनी से 10 रुपये में कोई शेयर परचेज़ किया
और वो इन्वेस्टर्स आगे फर्दर थर्ड पार्टी को शेयर बेच देता है, तो इसमें जो लेन देन हुआ वो एक इन्वेस्टर्स का दूसरे इन्वेस्टर के साथ लेन देन हुआ है, जिसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, शेयर का लेन देन किया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर इसमें शेयर कैसे आएगा? तो देखिए, आपने जो कंपनी से 10 रुपये का शेयर परचेज़ किया है वो तो पैसा कंपनी के पास ही है ना, तो इसीलिए वो जो शेयर है वो जो आपने ख़रीदा है वो जो उसकी कीमत है 10 रुपये, वो तो कंपनी के पास ही है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो शेयर भी कहीं ना कहीं जो है कैपिटल मार्केट का पार्ट है, मतलब शेयर भी जो चलता है वो लंबे समय तक ही चलता है। ठीक है, और शेयर चलता रहेगा जब तक कंपनी चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर मार्केट का पार्ट है वो भी कैपिटल मार्केट का पार्ट है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट क्या होता है। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसको आज डिस्कस करेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। दोस्तों, कैपिटल मार्केट जो है एक फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। किसका? फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, जो कि शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स इनके द्वारा जो है फंड को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आकर मिलते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जिनके पास या तो बहुत ज़्यादा धन होगा, यानी जब बहुत ज़्यादा पैसा होगा, या फिर जिनको पैसों की ज़रूरत होगी। तो मतलब ये हुआ कि कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसों का लेन देन किया जाता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले दोस्तों फंक्शन है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, यहाँ पैसा जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। एक सेवर्स यानी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर के पास, यानी एक बिजनेसमैन के पास। ठीक है, मतलब हमारा पैसा किसके पास गया? एंटरप्रेन्योर के पास। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? अपना प्रोडक्शन लगाए, अपना प्रोडक्शन करेगा और बदले में हमारे को जो है रिटर्न देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल मार्केट है वो एक लिंक बनाता है सेवर्स के और बिजनेसमैन के बीच में। दूसरा फंक्शन है डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब कि कैपिटल मार्केट में जो डीलिंग होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, मतलब 1 साल से अधिक के लिए। मतलब एक कोई भी पर्सन है अगर वो 1 साल से अधिक के लिए इन्वेस्ट करता है, जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है, तो वो क्या कैपिटल मार्केट क्या करता है? डील करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड फंक्शन क्या हम अगर बात करें तो है फंक्शन थ्रू इंटरमीडियर्स। फंक्शन थ्रू इंटरमीडियर्स, देखिए कैपिटल मार्केट में जो जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं या फंक्शंस या परफॉर्म किए जाते हैं वो इंटरमीडियर्स के थ्रू ही किए जाते हैं। मतलब कि एक एजेंट के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं जितने भी काम किए जाते हैं। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो किसके द्वारा किए जाते हैं? एजेंट या इंटरमीडियर्स के लिए। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में जितने भी फंक्शन किए जाते हैं वो इंटरमीडियर्स के थ्रू किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल को बढ़ाने में मदद करता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, जिनके पास सरप्लस फंड होते हैं इनको बहुत ही अल्टरनेटिव्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, कहता आओ भाई जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, इन्वेस्ट करो, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। आपको इस कंपनी में अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो मतलब जो कैपिटल मार्केट है हमें ये बताता है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है और आप अपना पैसा यहाँ लगाइए। ठीक है, इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन का भी काम करता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल। वो कैसे है? देखिए,
जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को एंटरप्रेन्योर्स के पास, तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करेगा, मशीन खरीदेगा। ठीक है, मशीन खरीदेगा तो प्रोडक्शन करेगा और जब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड हो गई तो जो है सेल होगी तो पैसा जो है फ़्लो करेगा मार्केट में फ़्लो करेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, यानी दोबारा देखिए, हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, जब हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में या किसी बिजनेसमैन के पास, तो वो बिजनेसमैन क्या करता है, हमारे पैसों से, या जब उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है जिससे वो मशीन खरीदेगा, मशीन खरीदने के बाद फिर जो है वो काम करना यानी प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड होगी तो सेल होगी तो पैसा आएगा तो फिर जो है डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट के ये थे फंक्शन। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट की। दोस्तों, कैपिटल मार्केट जो है वो 2 टाइप्स की है। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी मार्केट है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मार्केट की एडवांटेज करेंगे, फंक्शन करेंगे, फिर उसके बाद प्राइमरी मार्केट के मेथड्स करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि प्राइमरी मार्केट होता क्या है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट होता क्या है। देखिए दोस्तों, प्राइमरी मार्केट होता है कि जब कंपनी सिक्योरिटी इशू फॉर दी फर्स्ट टाइम, मतलब कि जब कोई कंपनी सिक्योरिटी को इशू करती है पहली बार। ठीक है, कंपनी डायरेक्टली सेल सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर, पहली बार सिक्योरिटी को सेल करती है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह लेते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ को कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्या इंक्लूड किया जाता है, शेयर एक्टिविटीज़ को जो है इंक्लूड किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई कंपनी पहली बार सिक्योरिटीज़ को लॉन्च करती हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरी कंपनी है। ठीक है, मेरी कंपनी नई मार्केट में आई है और वो पहली बार जो है शेयर इशू करना चाहती है, मतलब पहली बार सिक्योरिटीज़ को लॉन्च करना चाहती है। अब एक पर्सन है, अगर वो मेरी कंपनी के शेयर ख़रीद लेता है 10 रुपये में। ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर है, उसको परचेज़ कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डीलिंग होती है वो कंपनी की, और जो कंपनी यानी जो मेरे शेयर परचेज़ कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में जो डीलिंग होती है। ठीक है, मैं कंपनी पहली बार उस पर्सन को सिक्योरिटी लॉन्च करती है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्राइमरी मार्केट की। तो पहला जो फंक्शन है वो है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, यानी कि प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं। वो कैसे, देखिए, जो प्राइमरी मार्केट है वो न्यू इन्वेस्टर्स को, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को, टेक्निकल पर्सन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, दूसरा, एग्जिस्टिंग कंपनी विल बी इन पोजीशन टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़। मान लीजिए पहले से ही कोई कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, वो देखती हैं कि जो वो प्रोडक्शन कर रही हैं अब उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लग गई है। ठीक है, मतलब कि उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी जो डिमांड है वो कम हो रही है। अब वो चाहती हैं कि मैं कुछ नए एरिया में कुछ नए इन्वेस्ट कर सकूं। ठीक है, अब वो इन्वेस्ट करेगा, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो अगर वो पैसा चाहता है कि मैं दूसरी जगह पे या किसी ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करूं, तो उसको पैसे की ज़रूरत है, और वो पैसे की ज़रूरत कौन पूरा करता है, प्राइमरी मार्केट।
ठीक है। तो ये कह सकते हैं तो एग्जिस्टिंग कंपनी विल बी इन ए पोजीशन टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़, यानी उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में मदद करते हैं, किसकी, बिजनेसमैन की। ठीक है, वो क्या करता है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कहीं और जो है जब इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसकी जो इन्वेस्ट करने की जो पावर है, जो पैसा है, उन पैसों की कमी को पूरा करता है प्राइमरी मार्केट। ठीक है। थर्ड, प्रमोशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दोस्तों दरअसल क्या होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म होती है वो जब नए नए काम को स्टार्ट करती हैं तो वहाँ पर जब अपने शेयर इशू करती है तो काफ़ी सारे पर्सन मिलकर उस कंपनी को कंट्रोल करते हैं। यह हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है। तो वहाँ पर लायबिलिटी जो एक ओनर होता है तो उसकी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, मतलब उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता। ठीक है। तो वो क्या करता है, प्राइमरी मार्केट में जब वो पैसा लगाता है, प्राइमरी मार्केट की तरफ जो बिज़नेस करता है तो उस हिसाब से उसका जो कंट्रोलर है वो चाहता है कि जो कंट्रोल है वो एक ओनर का होना चाहिए। तो इस तरीके से इनमें ना कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उन डिस्प्यूट को भी जो है प्राइमरी मार्केट कम करता है। यानी जो भी पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर चेंजेस किए जाते हैं वो प्राइमरी मार्केट के द्वारा ही किए जाते हैं। तो जिस तरीके से हर कोई इसमें जो एंटरप्रेन्योर है, जो इन्वेस्टर्स, वो ये सोचता है कि पार्टनरशिप फर्म से जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में प्रमोट किया जाए, और इस प्रमोट को करने के लिए जो हेल्प करता है वो करता है प्राइमरी मार्केट। आइए अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट। इससे पहले हम जो है प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फंक्शन किए थे और डिफरेंट फंक्शंस को हमने एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट। तो फर्स्ट मेथड है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ये कहता है कि एक कंपनी प्रोस्पेक्टस को जो है इशू करके शेयर इशू करती हैं और जनरल पब्लिक को इशू करती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस जो होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशंस वो जो है लिखी होती है। ठीक है, कंपनीज इशू प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म जनरल पब्लिक अबाउट इशू ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग फंड। ठीक है, एंड नो अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फ्यूचर प्लान ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए, ठीक है, जानने के लिए वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन हेल्प द पब्लिक टू नो अबाउट द रिस्क एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, कि कंपनी फ्यूचर में क्या रिस्क उठा पाती है, वो क्या अर्न कर रही है, ग्रोथ हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। उसके बाद दे कैन डिसाइडेड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। फिर उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोस्पेक्टस है वो एक तरीके से एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं कि कंपनी कि कैसे परफॉर्म कर रही हैं, कंपनी के क्या डॉक्यूमेंट है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। और वो सारी इंफॉर्मेशन एक इन्वेस्टर्स प्रोस्पेक्टस से लेता है, फिर वो किसी का एडवाइस लेता है कि शेयर इशू जो इन्वेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरीके के जो है कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। दूसरा है ऑफर फॉर सेल। देखिए ऑफर फॉर सेल में क्या है, इन दिस मेथड कंपनी इशू ऑफ सिक्योरिटी टू इंटरमीडियर्स एट फेस वैल्यू। यानी इस मेथड के अंदर कंपनी इशू करती है सिक्योरिटी को, किसको, इंटरमीडियर्स को, एट फेस वैल्यू पे, जितनी उसकी वैल्यू होगी उस पे। देन इंटरमीडियर रीसेल द जनरल पब्लिक एट हायर प्राइस। फिर वो क्या करेगा, जो इंटरमीडियर है वो जनरल पब्लिक को हाई प्राइस में जो है शेयर इशू करेगा, यानी उसको सेल कर देगा शेयर को। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट भी जो है ऑफर फॉर सेल जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, वो हम आइए देखते हैं।
प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, इन दिस मेथड कंपनी जो है सेल सिक्योरिटी टू इंटरमीडियर एट फिक्स प्राइस, यानी कंपनी क्या कर रही है, इंटरमीडियर को सिक्योरिटी इशू कर रही है फिक्स प्राइस पर। देन इंटरमीडियर रीसेल ऑफ सिक्योरिटी, फिर वो रीसेल करेगा किसको, टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC और UTI। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है कि जब कंपनी सेल करती है सिक्योरिटी को टू इंटरमीडियर एट फिक्स प्राइस पर, देन इंटरमीडियर क्या करता है, रीसेल करता है किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक दैट LIC और UTI। ठीक है, उसके बाद राइट इशू। अब राइट इशू में क्या होता है कि इट इज़ द राइट ऑफ शेयर होल्डर दैट ऑफ कंपनी इज इशू न्यू शेयर। ठीक है, फर्स्ट टाइम इट इज़ विल ऑफर न्यू इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी कि कंपनी क्या करती है, जब शेयर इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को पहले ऑफ़र करती है। ठीक है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनका राइट होता है कि उनको ऑफ़र करें। ठीक है, तो क्या करते हैं कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, अगर कंपनी उनको जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर शेयर इशू ना करे, अगर उनको पहले ना पूछे, तो होगा क्या कि अगर कंपनी उनके पूछे विदाउट शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक को, तो और इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। फिर और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी ओनरशिप, अपनी मैनेजमेंट, अपनी पॉलिसी को इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कंपनी जो है इन से बचने के लिए कि कहीं दूसरे पर्सन आके, कहीं और इन्वेस्टर्स आकर यहाँ पर ओनरशिप या मैनेजमेंट एक्टिविटी में इस तरीके के कोई इंटरफेयर ना करे, तो कंपनी सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछती है। ठीक है, राइट इशू के केस में। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको हम ऑनलाइन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, इशू सिक्योरिटी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी एक कंपनी अपनी सिक्योरिटी को इशू करती है थ्रू ऑनलाइन, और जब वो थ्रू ऑनलाइन करेगी तो उसको क्या होता है, वो उसको उसके लिए क्या रजिस्ट्रेक्शन है कि उसको जो है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होगा तभी वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन सिक्योरिटी इशू कर सकती हैं। ठीक है, तो कंपनी इसके लिए क्या करती है, कंपनी अपॉइंट सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, और फिर कंपनी क्या करती है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में जो ब्रोकर रजिस्टर्ड होता है उसको अपॉइंट करती है। ठीक है, फिर वो ब्रोकर क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यानी एक्सेप्ट एप्लीकेशन एंड प्लेस ऑर्डर, आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगा और प्लेस करेगा ऑर्डर को कि कंपनी की इन इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी में इतना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये थे इसके मेथड ऑफ फ्लोटेशंस ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट। दोस्तों आइए अब हम करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सेकेंडरी मार्केट को हम एक और नाम से जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो आपको पता होगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, यानी कि जो पहले यूज़ हो चुकी है, जो सेकंड हैंड सिक्योरिटी है, उसी को ही जो है सेल एंड परचेज़ किया जाता है। इसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता। इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सिर्फ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होती हैं, कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं होता। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी है और मैंने क्या किया, शेयर इशू किए, और एक पर्सन ने मेरे शेयर को जो है परचेज़ किया, फिर उस पर्सन ने मेरे से परचेज़ करके नेक्स्ट डे किसी और पार्टी को वो शेयर सेल कर दिए। ठीक है, तो जब उसने मेरे से लेकर नेक्स्ट डे किसी थर्ड पार्टी को शेयर इशू कर दिए, शेयर बेच दिए। ठीक है, तो ये जो सेकंड तरीके से जो सेकंड ट्रांजैक्शन हुई है, इसी को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, यानी सेकंड हैंड मार्केट। और जब कंपनी से इन्वेस्टर्स ने पहली बार शेयर परचेज़ किए, वो हमारा आ जाएगा प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट को दूसरा नाम क्या कहते हैं, दूसरा नाम से जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ठीक है,
अब देखिए, सेकेंडरी मार्केट को भी कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा भाई। कौन करता है? ठीक है, देखिए, सेकेंडरी मार्केट को जो है कंट्रोल करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? सेकेंडरी मार्केट को कंट्रोल करता है, गाइडेंस करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में देना चाहूँगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 1988 में। ठीक है, जो कि 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर इसको अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको पावर मिली थी एक्ट 1992 के तहत, यानी जब 1992 में इसको पावर मिली, एक्ट बना, तो उसके तहत इसको जो है रेगुलेट करने की, गाइडेंस करने की, ठीक है, कंट्रोल करने की पावर मिल गई थी। ठीक है, क्योंकि सेबी जो है वो 1992 में एक्ट वो पास हुआ था। ठीक है, तब उसको जो है पावर मिली थी। अब बात करते हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, और इसके जो एट प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो अजय त्यागी जी हैं। और अब हम बात करते हैं कि सेबी में जो मेंबर्स होते हैं वो कितने मेंबर्स होते हैं। देखिए, सेबी के जो बोर्ड के मेंबर होते हैं उसमें एक चेयरमैन होता है और दो मेंबर्स जो हैं आरबीआई के, दूसरा जो है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है और दो मेंबर फाइनेंशियल मिनिस्टर से होते हैं। यानी एक चेयरमैन हो गया, एक आपका आरबीआई से डिप्टी गवर्नर हो गया, दो मेंबर आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर से होते हैं और 5 मेंबर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती हैं अपने हिसाब से। ठीक है, यानी एक चेयरमैन हो गया, एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर हो गया। ठीक है, 2 मेंबर आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर से होंगे। ठीक है, और 5 मेंबर जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी तब कहलाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से सेबी, अब दोबारा देखिए, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1988 में। ठीक है, अप्रैल 1988 में। उसके बाद फिर जब ये 1992 में एक्ट पास हुआ था तो सेबी को पावर मिल गई थी कंट्रोल गाइडलाइंस करने की, रेगुलेट करने की। किनको? सेकेंडरी मार्केट में जितनी कंपनियां लिस्टेड हो चुकी हैं। तो उसके बाद फिर हमने बताया आपको कि इसका सेबी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और एट प्रेजेंट जो सेबी के जो चेयरमैन हैं वो अजय त्यागी जी हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसके बोर्ड ऑफ मेंबर हैं उसमें कौन कौन शामिल हैं? नंबर 1 चेयरमैन, ठीक है, दूसरा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, ठीक है, 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्टर से और 5 मेंबर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मार्केट में कंट्रोल करने वाला एक बोर्ड है। ठीक है, जिसका नाम दिया गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेकेंडरी मार्केट में जितनी भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगी वही कंपनियां जो है उसी तरीके से सेकंड हैंड सिक्योरिटी का सेल एंड परचेज करती हैं। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, ये था सेकेंडरी मार्केट और उसको रेगुलेट करने वाला जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट की। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक बैरोमीटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। इकोनॉमिक बैरोमीटर यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, वो हमारा इकोनॉमिक मिरर है। इकोनॉमिक मिरर वो किस मायने में? देखिए, सेकेंडरी मार्केट हमें ये बताता है कि एट प्रेजेंट इकोनॉमिक हमारी कैसी चल रही है, कैसी दिख रही है, वो परफॉर्म कर रही है। अगर परफॉर्म कर रही है तो वो कैसा परफॉर्म कर रही है, अगर नहीं तो वो क्यों नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके की जो इकोनॉमिक झलक होती है वो हमें सेकेंडरी मार्केट बताता है। ठीक है, वो कैसे? देखिए, जब शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमारी इकोनॉमिक भी बढ़ जाती हैं, जब शेयर के प्राइस घट जाते हैं तो हमारी इकोनॉमिक भी ग्रोथ करना बंद कर देती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सेकेंडरी मार्केट है वो एक्चुअल में इकोनॉमिक मिरर का काम करती है।
ठीक है। दूसरा, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, सेकेंडरी मार्केट जो है डिबेंचर, शेयर, बॉन्ड वगैरह के जो प्राइस है उनको फिक्स करने में हेल्प करता है, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। थर्ड, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट में की जाती हैं उसमें वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है। ट्रांसपेरेंसी वो कैसे, देखिए, एक तो सबसे पहले इसकी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा, उसमें क्या होता है कि वही कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें करप्शन का, फ्रॉड का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कंपनी जो सेकेंडरी मार्केट है वो ट्रांसपेरेंसी का काम करती है, क्योंकि कंपनियों को रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, सेबी के रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो काम करेगी, कोई फ्रॉड के चांस नहीं होते। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि एक कंपनी क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी को बेचकर वो पैसा लेती है, तो इसे डिसइन्वेस्ट, फिर वो डिसइन्वेस्ट के बाद फिर वो जब उसके पास पैसा आ जाता है फिर वो री इन्वेस्ट करती है। री इन्वेस्ट करेगी तो फिर क्या होगा कि कंपनी का प्रोडक्शन होगा, कंपनी फिर प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। उसके प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सेल होगी, सेल होगी तो जो है मनी फ्लो करेगी, ठीक है। मार्केट के अंदर मनी फ्लो करेगी तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती चली जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है इकोनॉमिक ग्रोथ में सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कॉल्ट, CALT। इक्विटी कॉल्ट का मतलब है बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर। देखिए क्या है कि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि कई बार जब इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसके दोस्त एक दूसरे को देखते हुए बिना कंपनी की हिस्ट्री, बिना कंपनी की परफॉर्मेंस को जाने, भेड़ चाल लगते हुए, भेड़ चाल में चलते हुए एक कंपनी में इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। यानी कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्टस या उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, रूल रेगुलेशंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बस मुंह उठाकर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी एक भेड़ चाल चलते हैं। तो स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कॉल्ट का मतलब है कि सेकेंडरी मार्केट ये बताता है कि भाई नहीं, आप भेड़ चाल में मत चलिए, आप पहले कंपनी के रूल रेगुलेशंस को पढ़िए तभी आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कॉल्ट का मतलब है चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। इस तरीके से भी सेकेंडरी मार्केट हेल्प करता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या होता है कि कंपनी जब मर्जी चाहे सेल कर दे, जब मर्जी परचेज कर ले, तो इस तरीके से सेकेंडरी मार्केट में ये लिक्विडिटी लाती है। नेक्स्ट है प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए सेकेंडरी मार्केट हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये हमें सेकेंडरी मार्केट बताता है। सेकेंडरी मार्केट हमें ये भी बताता है कि देखिए आप कॉरपोरेट सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, आपके पास सक्सेस मनी है, आप कॉरपोरेट सेक्टर में लगाइए पैसा। आप गोल्ड खरीद के रख रहे हो, उसको क्या फ़ायदा, आप उस गोल्ड खरीद के रखे उसको जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो आप कॉरपोरेट सेक्टर में पैसा लगाओगे, आप जो इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इसीलिए आप कॉरपोरेट सेक्टर में पैसा लगाइए, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट हमें प्रमोट करता है हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी सेविंग करने में, इन्वेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है कौन, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो ये थे इसके फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से इस प्रेजेंटेशन का ये लास्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। आई होप कि उससे पहले वाले जो हमने टॉपिक किए हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, फंक्शन, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, उसके फंक्शन, फिर हमने सेबी के बारे में जाना। तो हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, प्राइमरी मार्केट में सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटी, यानी जो न्यू सिक्योरिटी होती है उसी को सेल किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट में जो सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इशूड बाय सिक्योरिटी डायरेक्टली इशूड बाय कंपनीज़, जो
प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी इशू की जाती है वो डायरेक्ट कंपनी के द्वारा इशू की जाती हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज होता है सिक्योरिटी का वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है, यानी कंपनी का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, यानी जो डायरेक्टली इशू की जाती है प्राइमरी मार्केट में कंपनी के थ्रू, लेकिन यहाँ पर सेकंड हैंड जो सिक्योरिटी होती है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन होती है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल लोकेशन। प्राइमरी मार्केट के लिए नो फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है ज़रूरी नहीं होती है कि हमें कहाँ आना है, कहाँ उसका ऑफिस होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है प्राइमरी मार्केट में लोकेशन का होना। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में फ़िक्स ज्योग्राफिकल एरिया होना बहुत ज़रूरी है। इससे इन्वेस्टर्स की लोकेशंस, जब इन्वेस्टर्स ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन्वेस्टर्स की लोकेशंस का पता लगता रहता है। तो इसका मतलब है फ़िक्स ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्राइस की। कंपनीज़ के जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, वो सिक्योरिटी के प्राइस को डिसाइड करते हैं इन द प्राइमरी मार्केट। यानी कि प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी के प्राइस को कौन डिसाइड करता है? कंपनीज़ के मैनेजमेंट। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी के प्राइस वो डिपेंड करते हैं आपकी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ सिक्योरिटी, यानी डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, सप्लाई नहीं होगी तो उसका मतलब डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये एक इकोनॉमिकली कंसेप्ट होता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर कि अगर शेयर की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, प्राइस ज़्यादा हुआ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है। शेयर के प्राइस जो है कम हो गए तो इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके की प्रोसेस चलती रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी इन्वेस्टमेंट। कंपनी क्या करती हैं प्राइमरी मार्केट में? डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन। कंपनी प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है ट्रांजैक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है और मेरे से कोई पर्सन अगर शेयर परचेज करना चाहता है तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब उसको शेयर इशू करूंगा तो मेरे जो ट्रांजैक्शन हुई वो मेरे और उस इन्वेस्टर्स के बीच में हुई इन द प्राइमरी मार्केट। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं होता। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी इन द सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन में कंपनी का कोई लेन देन नहीं होता। इसमें टू इन्वेस्टर्स ही लेन देन ट्रांजैक्शन होती है। नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, यानी कि सिर्फ परचेज की जाती है सिक्योरिटी को इन द प्राइमरी मार्केट। ध्यान से समझिए, सिर्फ प्राइमरी मार्केट में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ परचेज कर सकते हो सिक्योरिटी को, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आप सेल भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो, बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइमरी मार्केट क्या करता है, कैपिटल फॉर्मेशन में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी जब शेयर इशू करती है, ठीक है, और करेगी, और कंपनी क्या करेगी, उसके पास जो पैसा होगा, ठीक है, वो क्या करेगी, शेयर इशू करेगी। अगर कंपनी को ज़रूरत है पैसों की तो वो फिर शेयर इशू करेगी। शेयर को जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके शेयर को खरीद देगा। ठीक है, इन्वेस्टर शेयर को खरीद देगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा। ठीक है, कंपनी के पास पैसा आएगा तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी। सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज फंड फ्लो बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली। सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्ट जो है कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए फंड फ्लो जो होता है मनी का, वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है, इसमें कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। दोबारा देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में। वो कैसे? देखिए, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है इन्वेस्टर्स के, और कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, मान लीजिए एक कंपनी 1000 करोड़ रुपए में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है और कंपनी के पास सिर्फ 600 करोड़ हैं। अब उसको ज़रूरत है 400 करोड़ की, तो 400 करोड़ को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, शेयर इशू करेगा। तो इन्वेस्टर उसके जो 400 के शेयर उसको खरीद लेंगे, तो ऐसे में कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, यानी कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। इसमें क्या करता है, एक इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, फंड को फ्लो होता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स, इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
तो सेकेंडरी मार्केट में जो है कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें जो फंड फ्लो होता है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके आज का टॉपिक, कैपिटल मार्केट क्या होता है, उसके टाइप्स, वो कैसे काम करता है, उसके फंक्शंस, मेथड्स, ये हमने किए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगा आप लोगों से। नमस्कार, थैंक यू।